था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपेक्षित समय तक अपना परिणाम हम सबके सामने ना ला पाए। क्यों? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को भारत की शिक्षा देने जा रही है, भारत के अंदर भारतीयता की शिक्षा देने जा रही है। अंग्रेजी से बैर नहीं है, कहीं भी नहीं कहा अंग्रेजी मत पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए और अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी पढ़िए, तो उसको अंग्रेजी पढ़ना माना जाएगा। विद्यार्थी बैठे हैं, वैश्विक परिचर्चा करनी है तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, कौन मना कर रहा है। लेकिन बाकी चीजों की ओर भी चाहिए, जिसको सरकार विद्यार्थी को कक्षा 6 से ही जीवन के योग्य बनाने की ओर बात कर रही है, उस ओर हम सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। फंड की व्यवस्था है, अव्यवस्था है, ट्रेनिंग की थोड़ी सी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल और केवल जो शिलालेख आधारशिला रखते समय रखा गया वही है, और वो 99% रिजल्ट भी देते हैं। तो ये सब है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो अंत में आप सब अपने मन में प्रेरणा प्राप्त, बहुत सारी चुनौतियां होने के बावजूद हम उन चुनौतियों से जूझेंगे। क्यों जूझेंगे? क्योंकि भारत का समाज कभी परतंत्र समाज नहीं रहा। मन भ्रम से निकालिए, हस्ती मिटती रही है हमारी। हम आज भी उसी रूप में वैसे के वैसे ही यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने जब जब तय किया, इस देश को चलाने वालों ने जब जब तय किया, उस प्रकार से ये देश चला है। इसलिए आप सब सोचिए कि देव दुर्भाग्य धीरज रखो ना, शीघ्र सौभाग्य फेरा लगेगा, और रात जितनी अंधेरी होगी भोर उतना उजेला लगेगा। इस सार्थक परिचर्चा संवाद से अपने मन में कुछ अच्छी बात लेकर के जाएंगे और अपने मन के संकल्प को और मजबूत करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करते हुए पुनः आयोजक मंडल को मैं मेरा बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण स्थान पर मुझे आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा काम करता है, इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि पढ़ाने के समय हमारे हेमंत कुमार जी ने बड़े दूर से आए हुए हैं और बहुत ही लाभ जुड़ा हुआ उनको हमारे बच्चे जो है, हमारे टीचर है, बड़ा ओजस्वी इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में सभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता करने जो आए हैं यहाँ पर और हमारे विद्वान कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने हम लोगों की बात और मुझे लगता है कि का असर होगा। और यहाँ बैठे हुए हैं आप सभी का मैं डायरेक्ट परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, जो सीमित है वह आपने दिया है, वह है समय। समय हमारे पास सीमित है, प्रकृति ने, ईश्वर ने, आप जिसको भी मानते हो, मुझे समय बांध दिया है कि हमें इस समय तक ये काम करना है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में हमारे जो वक्ता आए हैं, दूर से आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने समय दिए हैं, तो प्रतीक चिन्ह और साल द्वारा सम्मान किया जाएगा। और मैं चाहूँगा जब हमारे वक्ता का सम्मान हो तो ताली जरूर देना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राम और बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने ये कार्यक्रम को बड़े ही खुद से संपन्न कराया और हमारे सभी प्रवक्ताओं का इसमें आपने सहयोग दिया। मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। एक प्रतीक चिन्ह हमारी तरफ से उसको संभाल के रखा जाए। अब यहाँ क्रेडिट स्कोर की बात हो रही है, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट की बात नहीं हो रही कि आपने कितने % मार्क्स हैं और उसके बाद आपने कितने साल का गैप किया।
क्रेडिट स्कोर का फिनोमेना या ये क्रेडिट स्कोर ये दर्शाने के लिए है कि आपने कक्षा 9-10 तक जो कुछ भी एकेडमिकली हासिल किया वह हमारे पास सुरक्षित है। अब आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी व्यावसायिक शिक्षा, दो ऑप्शंस हैं, या तो 11वीं 12वीं के समकक्ष या इससे इतर अगर चुनते हैं और पुनः अपनी मुख्य धारा में 2 साल 4 साल बाद लौटना चाहते हैं तो आपके ये क्रेडिट स्कोर एज इट इज बने रहेंगे और वो 11वीं 12वीं की जो आप परीक्षा देंगे उसके क्रेडिट स्कोर के साथ जोड़ दिए। क्रेडिट स्कोर का जो महत्व है वो क्या है? जब बच्चा नई शिक्षा नीति में शुरू से आएगा और उसको ये शुरू से पता होगा कि मुझे ये क्रेडिट स्कोर्स मिलेंगे, मुझे व्यावसायिक शिक्षा के लिए जाना है, मुझे किसी और शिक्षा में जाना है, मुझे विभिन्न विषयों के साथ एक अतिरिक्त विषय पढ़ना है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास बहुत सारे विकल्प होंगे जिन्हें वो चूज कर सकता है। अभी आप चूज करते हो पीसीएम, जैसे कोई विद्यार्थी है अगर साइंस साइड ले रहा है तो उसके पास ऑप्शन है पीसीएम, लेकिन आज से जब आप नई शिक्षा नीति में जाएंगे और उसका करिकुलम फॉलो करेंगे तो आप केवल पीसीएम नहीं पढ़ रहे होंगे बल्कि आप वोकेशनल भी पढ़ रहे होंगे और आप एक सब्जेक्ट आर्ट्स या कॉमर्स या किसी और फैकल्टी का भी पढ़ रहे हो। ये व्यवस्था क्यों की गई? ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर विषयक जो व्यवस्था है ये विभिन्न स्तरों पर इसी प्रकार की गई और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि यदि कोई छात्र बीच में अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहे, मेरी अभिरुचि है मैं विषय छोड़ना है, आप कोई और विषय ले सकते हो। यहाँ छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वे अपनी अभिरुचि के अनुसार पढ़ें। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा तो वो ले ही रहा। एक और चीज यहाँ पर आई जो नई शिक्षा नीति में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई और वो थी क्लास 9 से 12 में विभिन्न स्तरों पर चलने वाले पाठ्यक्रमों में विभिन्न संस्थानों में होने वाले बात नजर आता है। 12वीं के बाद अब तक हमारे पास जो ऑप्शंस हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। शिक्षक शिक्षा प्रोफेसर विनीता गुप्ता जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं चुनौतियां श्री विमल कुमार जी, ये हमारे वक्ता हैं और इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे और क्या समझ हमारे वक्ताओं की है उस पर चर्चा और प्रश्न करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार पुनः जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम एकेडीडी कॉलेज शिकोहाबाद से डॉक्टर अमर कुमार पांडे जी को मैं स्वागत करता हूँ कि सर वो अपनी बात रखें इस नई शिक्षा नीति 2020 पर। थैंक यू। के प्राचार्य, हमारे सम्मानित वक्ता डॉक्टर विमल कुमार जी और हमारे इकाई के सम्मानित शिक्षकगण और अन्य गाइड के कोऑर्डिनेटर, इस सभा के कोऑर्डिनेटर जो डॉक्टर राम शरण सेठ जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात को आपके समक्ष कर सकूं। इसी क्रम में नई शिक्षा नीति 2020 2 साल हो गए और ये लागू भी हो गया है। कहाँ तक प्रगति हुई या चल रही है इस पे चर्चा हम लोग करेंगे।
खास करके जो मुझे विषय दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका करिकुलम है और जो उसका आउटकम है, उसके सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि